नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 10 मई को एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो आपके लेवल 4 के लिए एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सारे 50 जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर 19 तारीख तक एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है और इसलिए अगर आप इस दौरान अनअकैडमी का कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आपको मेरे कोड KV10 पर तुरंत 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑफर 19 तारीख तक ही चलेगा। तो अगर आप कोई भी कोर्स खरीदने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए या फिर किसी भी कोर्स पर आपको इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए 35 से 40% तक का, तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जीके और करंट अफेयर की तैयारी एक बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए और मेरी सारी लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लोग जो भी आपके करंट अफेयर के 12 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद के ऊपर नियुक्त किया गया था। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे विवेक राम चौधरी साहब हैं ये हमारे वायुसेना के नए प्रमुख बने थे पिछले साल। तो इस प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया जो कि पिछले साल कई सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि 16 फरवरी 2021 को नोगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपको बताना है ये किस देश से संबंधित हैं। तो नोगोजी ओकोंजो इवेला की बात करें ये हमारे नाइजीरिया देश से हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सैंक्चुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये जो हमारा पुरस्कार है वो आपके एस थियोडर भास्करन को दिया गया था। किसे दिया गया? एस थियोडर भास्करन को ये पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2021 में SN घोरमड़े ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला था। तो ध्यान रखिएगा SN घोरमड़े साहब की अगर हम बात करें तो ये पिछले साल हमारे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने थे। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं SN घोरमड़े साहब हैं जो कि आपके नौसेना के नए उप प्रमुख बने थे और इन्होंने वाइस एडमिरल अशोक कुमार जी का स्थान लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही ज्यादा सिंपल कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान डैश डैश क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न में भावनाओं में नहीं बहना है। हमारे देश में जो सर्विस सेक्टर है जिसे हम लोग टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं उसका आपकी देश की जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग इस साल के जीडीपी की बात करते हैं तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान टोटल 53.89% था। वहीं पर अगर हम लोग खेती और उससे जुड़े हुए सेक्टर की बात करते हैं तो उसका योगदान 20.19% रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पालेगा। तो भारत यहाँ पर मुक्ति प्राप्त करेगा 2022 तक। ये भी हमारे PM साहब की एक घोषणा थी। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो अपने देश भारत की बात करें हमने इस प्रतियोगिता में टोटल 39 मेडल जीते थे और यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये तो आपसे पूछा जा चुका है
पिछले साल हमारा पैरालंपिक और ओलंपिक खेल भी संपन्न हुआ था, तो उसमें हमारे कितने मेडल थे ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर अभी आपको पता है उनके बारे में तो नीचे कमेंट में आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की थी। तो अगर आपको याद हो तो पिछले साल 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न के लिए यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसे एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो हमारे आईआईटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शैलेश गणपुले। क्या नाम है? शैलेश गणपुले इनका नाम है और इन्हीं को पिछले साल इनोवेटर अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर थे और इन्होंने पिछले साल एक ब्लास्ट रेजिस्टेंस हेलमेट बनाया था और इसी हेलमेट के डिजाइन के लिए इनको इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार डैश डैश के पास 2020 के अंत तक दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े प्रवासी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश के जो लोग हैं वो दुनिया के आपके अन्य देशों में सबसे ज़्यादा मिलेंगे और इसीलिए भारत हमारा इसमें टॉप पर था। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश के टोटल 18 मिलियन यानी कि 1,80,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि अपने देश भारत से बाहर निवास करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। तो ये हमारी विश्व चैंपियन खिलाड़ी मैरी कॉम हैं जो कि आपके बॉक्सिंग की प्लेयर हैं, मणिपुर राज्य से ये बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलकप झारखंड और डैश डैश के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो अलकप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डांस आपके झारखंड में किया जाता है, इसके अलावा हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में भी किया जाता है। तो इन दोनों राज्यों का ये डांस है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा गया था। आपके सामने 4 त्योहार दिए गए थे और 4 ही आपके सामने यहाँ पर दिए गए थे राज्य। आपको ये बताना था कि ये जो हमारे नए साल के त्यौहार हैं वो आपके कौन कौन से रीजन में मनाए जाते हैं। तो देखिए, उगादी जो है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि उगादी हमारे तेलुगु समुदाय का नव वर्ष है। बीसू की बात करते हैं तो ये आपके मलयाली कम्युनिटी का नया साल होता है। पाना संक्रांति की बात करें तो ये उड़िया का होता है और एक बजता है नवरेह, तो ये आपके कश्मीरी लोगों का हिंदू नववर्ष होता है। और इस प्रकार से अगर आप सारे ऑप्शन को मैच करेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नवरेह कश्मीरी हिंदू नववर्ष है, उगादी आपका तेलुगु नववर्ष है, उसके बाद में बीसू की बात करें तो ये मलयाली है और पाना संक्रांति है उड़ीसा का। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में कौन से साल में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। तो ये जो प्रयाग संगीत समिति है इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को वर्ष डैश डैश में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा लाल किला परिसर है इसको वर्ष 2007 में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाल किला आपके दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। एक लाल किला आपको आगरा में भी मिलेगा, लेकिन आगरे का जो लाल किला है उसका निर्माण सम्राट अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। तो ये जो हमारा वाद्य यंत्र है आप देख सकते हैं, इसका नाम है सारंगी। क्या नाम है? सारंगी इसका नाम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पंडित राम नारायण हैं। और जो भी लोग गांव के होंगे, आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में आपके गांव में कुछ योगी आते हैं जो कि सुबह के टाइम पर इसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं जिसका नाम सारंगी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो ये तो आसान सा प्रश्न था, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। नाम इसका है पिग्मी। कौन सी जनजाति है? नाम इसका पिग्मी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्लियर लाइट ऑफ डे नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो ये प्रश्न अपने आप में ही टफ था, क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी पुस्तक है और यहाँ पर दोनों के नाम दिए गए थे, अनीता देसाई और किरण देसाई का नाम। वैसे ये पुस्तक लिखा है हमारे अनीता देसाई ने। किसने लिखा? अनीता देसाई ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं क्लियर लाइट ऑफ डे, यह एक नॉवेल है जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ था और इसे लिखा है अनीता देसाई ने, जो कि 3 बार बुकर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके अन्य व्यक्ति होते हैं उन सभी की नियुक्ति हमारे राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो ये जो हमारी कमेटी है इसका नाम था करवे समिति। क्या नाम था? करवे कमेटी इसका नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? आपको ये पता होगा कि हमारा जो मूल संविधान है उसके भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में आपको नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान मिलेंगे, लेकिन नागरिकता से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं उसके लिए हमारे देश में एक कानून पारित हुआ था और ये कानून भारत की संसद ने 1955 में पारित किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस कानून में 6 बार टोटल संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 1986 में हुआ था, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और लास्ट टाइम जब आपने सुना था CAA के बारे में या NRC के बारे में, तो उस समय 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था। भारत के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो जिला है इसका नाम दिबांग है और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जो कि आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। सबसे कम आपके अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम आपके सिक्किम में है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है ये केरल में है। सबसे कम हरियाणा में है। लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल में है और सबसे कम आपके बिहार में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो ये जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं, आप सभी को पता होगा कि ये हमारे DPSP का हिस्सा हैं और ये आपको अनुच्छेद 40 में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, उसके जरिए हमारे संविधान में एक नया पार्ट ऐड किया गया था और उसके जरिए आपके संविधान में यहाँ पर 16 आर्टिकल भी ऐड किए गए थे। तो 11वां जो हमारी अनुसूची है वो आपके 73वें संविधान संशोधन के जरिए ही शामिल की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अब पता नहीं इस प्रश्न में क्या खास बात है कि हर परीक्षा में इसको जरूर पूछते हैं। अब देखिए, पिछली बार का जो शिफ्ट था उसमें पूछा गया था ये संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था और ये हमारे 42वें नंबर का संशोधन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है?
देखिए, जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं किसी भी देश की, तो वहाँ पर आपकी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं। आपकी जो भी वस्तुएं या सेवाएं हैं उनको बनाने के लिए कुछ लोग होते हैं, यानी कि फैक्टर होता है। यहाँ पर आपका खर्च भी होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम लोग डिप्रिसिएशन को काउंट नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, आपकी गुड्स और सर्विसेज हो गई, आपके खर्चे हो गए, पर्सनल इनकम यानी कि जो आपके सैलरी या डिविडेंड हो गया, और हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि लेबर, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश पहियों के चारों ओर लिपटे प्लास्टिक का एक चुंबकीय रूप में पतला लेपित टुकड़ा है जो अनुक्रमिक पहुंच है और अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसे हम लोग चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। सिंपल सा प्रश्न था, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष डैश डैश में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो ये जो परमहंस मंडली है, इसका गठन हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में, यानी कि 1849 में गठन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश डैश में पारित किया गया था। तो इस समय हमारे कई सारे स्मारक चर्चा में भी हैं। आपको ध्यान रखना है, ये जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है, ये हमारे साल 1904 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो आपकी मालपीघियन नलिकाएं होती हैं, ये हमारे किस समूह की विशेषता हैं। तो मुख्य रूप से ये आपको कीड़ों मकोड़ों में देखने को मिलेंगी, यानी कि आर्थ्रोपोडा समूह का ये हिस्सा है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं, ये आपका एक तिलचट्टा है और इसके पेट के अंदर आपको इस प्रकार की मालपीघियन नलिकाएं देखने को मिलेंगी, जो कि मुख्य रूप से एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह से काम करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होती है जहां किसी भी बाजार में डैश डैश होता है। तो भैया, एकाधिकार का मतलब सिंपल सा है कि आप किसी मार्केट में अगर जा रहे हैं सब्जी खरीदने, तो वहां पर सब्जी की सिर्फ एक ही दुकान है, यानी कि किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, और ये जो दुकान वाला है वो मनमाने दाम पर आपको चीज़ें बेच रहा है। तो जिस बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, वहां पर आपके मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश डैश की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो आपकी शुरू हुई थी अहमदाबाद में, और ये आपकी खत्म हुई थी डांडी में। तो आपको पता होगा 12 मार्च 1930 को ये यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को इन्होंने जाकर के तोड़ा था डांडी में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश डैश से मूल्यह्रास को घटा करके की जा सकती है। तो जब हम लोग नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें से हम लोग मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं। जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो जब भी किसी के सामने महाराज लग जाए तो समझ जाइए वो आपके कथकली से हैं। जैसे हमारे बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, तो ये सारे कथकली के डांसर हैं। यहाँ पर आप कथकली नहीं जी, कथक के ये डांसर हैं, उत्तर प्रदेश वाला। तो यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, पंडित बिरजू महाराज, जिनका अभी इसी साल निधन भी हुआ है। लच्छू महाराज हैं, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र गंगाड़ी, ये सारे हमारे कथक के डांसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो जब हम लोग जलोढ़ पंख को जोड़ने वाले श्रृंखला की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है बजड़ा। क्या कहा जाता है? बजड़ा कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी एक पर्वत की श्रृंखला है और इसके बाद में आपको बगल में ही एलुवियल प्लेन देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम लोग बजड़ा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है।
वहीं पर अगर हम लोग चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो ये हमारे फादर ऑफ एवोल्यूशन कहलाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो मैंने आपको बताया ही था, सबसे कम क्षेत्रफल आपके मालदीव का है, और वैसे जो प्रश्न पूछा गया था उसके हिसाब से भूटान का था, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो एक ही देश का नाम आता है जो कि हमसे लगभग 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, और इस देश का नाम है चाइना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का एक प्रकार है। तो सिंपल सा प्रश्न है, हिमालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक वलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है। तो ये जो हमारा संगठन है इसका नाम है यूरेशियन आर्थिक संघ। क्या नाम है? यूरेशियन आर्थिक संघ इसका नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस संगठन में आपको यहाँ पर इतने सारे देश देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1994 में इसका प्रपोजल दिया गया था और ये जाकर के 10 अक्टूबर 2000 को स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगर आप लोग MS वर्ड का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आपको एक नया पैराग्राफ लाना है तो किस कुंजी का यूज करेंगे। सिंपल सा है, अगर आप वर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे हैं और इंटर मारते हैं तो जो आपका यहाँ पर टेस्ट वाली लाइन है ये अगले पैराग्राफ में चली जाती है। तो सिंपल सा प्रश्न है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। देखिए, जब हम लोग सतलुज की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये हमारी सिंधु की सहायक नदी है जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा, गारा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी हमारी लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं। यमुना, तमसा, करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, चंदन, अजोय, दामोदर, रूपनारायण, ये सारी हमारी राइट हैंड साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के कितने सूत्रों का उल्लेख किया है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने टोटल 4 सूत्रों का उल्लेख किया था, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश डैश भूमि वह होती है जो मंदिरों को भेंट की जाती है। यानी कि मान लीजिए आप कोई बड़े जमींदार टाइप के व्यक्ति हैं या थे और आप अपनी कुछ ज़मीन को मंदिरों को देना चाहते हैं दान के रूप में, तो ऐसी ज़मीन को क्या कहेंगे। तो ऐसी ज़मीन को कहा जाता था तिरुनामट्टुकनी। क्या नाम है? तिरुनामट्टुकनी इस ज़मीन को कहा जाता था। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनमें से अधिकतर देशों की ये करेंसी है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर हैं और इन 27 में से 19 देशों की करेंसी यहाँ पर यूरो है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो गंगा नदी हमारे उत्तराखंड से निकलती है, फिर ये इंटर करती है आपके उत्तर प्रदेश में। ये देखिए उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर बिहार है, फिर आपके झारखंड के एक ज़िले में ये आती है और फिर फाइनली आ जाती है पश्चिम बंगाल में। तो मध्य प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी गामा किरणें होती हैं इनका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप देख सकते हैं कि जो रेडियो वेव होती हैं इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, अल्ट्रा वायलेट उसके बाद आता है, फिर हमारी एक्सरेज हैं और सबसे बाद में आती है गामा रेज। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। अब देखिए, इसको हो सकता है कई सारे लोगों ने गलत कर दिया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही पढ़ा होता है हरित क्रांति का मतलब MS स्वामीनाथन और MS स्वामीनाथन का मतलब है हरित क्रांति। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में सुधार की बात की गई थी, इसके लिए जो हमारी क्रांति है
उसका नाम है सदाबहार क्रांति, यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन इसका नाम था। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा खाने वाला सोडा है, यानी कि इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है। सिंपल सा प्रश्न था, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी डैम ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है ये, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा जो आकार है ये हमारे क्ले का होता है। क्ले यानी कि वह मिट्टी जिससे आप विभिन्न प्रकार की मूर्ति वगैरह बनाते हैं, उसी को हम लोग क्ले कहते हैं, और इसके कणों का आकार सबसे छोटा होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा साइज हमारे सैंड का होता है, यानी कि बालू का, फिर आपकी सिल्ट आती है, और तीसरे नंबर पर आता है क्ले। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों शिफ्ट के जो जीके के प्रश्न हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब कल से जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसी क्रम में जो आपका कल पहला टॉपिक होगा उसमें हम लोग जितने भी हमारे फोक डांस हैं राज्यों के, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। विशेष तौर पर वह प्रश्न जो कि TCS के द्वारा पहले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।